संशोधन पर उलेमा के पीछे खड़े नेता, ये आखिर सियासत क्या है? बिहार में चुनावी हलचल के बीच वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन सियासी माहौल को गरमा गया है। बिहार में महागठबंधन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सियासी प्रदर्शन का समर्थन किया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव प्रदर्शन को समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। आरजेडी और कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम समाज की इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि एक रहिए, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है, मुसलमानों में एक तरह से जहर फैलाने का काम कर रहा है। अगर ये बिल असंवैधानिक है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। मोहसिन रजा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ वाले लोग इस बिल के खिलाफ हैं। ये मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों की सियासी चाल में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सवाल यह है कि लालू यादव और ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों के खिलाफ अन्याय मानते हैं इसे, तो वे बताएं कि वक्फ के 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन में किस पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं की कोई भूमिका है। अगर वक्फ ही सही है तो नालंदा के सैकड़ों किसानों पर वक्फ के दावे की सुनवाई कौन करेगा? अगर वक्फ ही सही है तो केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के हजारों किसानों को वक्फ के कब्जाए जमीन पर मालिकाना हक कौन देगा? वक्फ संशोधन बिल को किसी भी वक्त संसद में लाया जा सकता है। जेपीसी से स्वीकृति मिलने पर संशोधन को लेकर सरकार ने भी सभी सांसदों को इसकी जानकारी दे दी है। सवाल यह है कि जिस संसद ने वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया, आज अगर हजारों की तादाद में शिकायत मिलने के बाद संशोधन की जरूरत पड़ी है तो इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों? मुस्लिम उलेमाओं को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वक्फ के खिलाफ 90,000 से ज्यादा मुकदमे ट्रिब्यूनल में पड़े हैं। उससे ज्यादा मामले मुस्लिम समुदाय के हैं इस पूरे 90,000 में, जिनकी जमीन वक्फ ने यूजर क्लॉज लगाकर हथिया ली है। फिर उनकी सुनवाई कौन करेगा? जो काम विपक्षी नेता नहीं कर पाए, उन्हें मौलानाओं के जरिए पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए कराया जा रहा है। यानी सरकार को घेरने के लिए सीएम नीतीश कुमार और सीएम चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे इस बिल का समर्थन ना करें। एक तरफ मुस्लिम उलेमा मुट्ठी भर स्वार्थी तत्वों के कब्जे वाले वक्फ के समर्थन में बीजेपी को एंटी मुस्लिम करार देने की चाल चल रहे हैं, वहीं बीजेपी ने सौगाते मोदी के जरिए गरीब मुस्लिम तबके के बीच गिफ्ट लेकर वो पहुंच रही है। रमजान की खुशी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल हो रही है और अब ये फर्क मुसलमानों को करना है कि दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन शाहबानों और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे का विरोध करके मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने में रोड़ा खड़ा करता है। ये बात समझने की जरूरत है। वहीं सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा कर रही है। तो मुस्लिम समाज को भी दरअसल समझने की जरूरत है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन इस जो वक्फ की जो सारी संपत्ति है उससे रेवड़ी, उससे मलाई खाने के चक्कर में लगा हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल उनके अधिकारों के खिलाफ है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है हम सब मुसलमानों के खिलाफ है और इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो हम लोगों के पक्ष में नहीं है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने आज धरना दिया है यहाँ पटना के अंदर। और आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि वो बिल को पास नहीं होने देंगे। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो।
तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो बिल पास नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधनों के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि इस बिल से गरीब पसमानदा की मदद होगी। हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्त की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ, तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्त की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयरटेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? इस पूरे विषय पर मौलाना साजिद रशीदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। जिन लोगों ने 65 साल हमें तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी से डराया है, उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नई पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं, वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है, वो बीजेपी हमें करीब लाने की बात कर रही है। तो मैं बीजेपी के इस कदम को, सरकार के इस कदम को सराहते हुए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि छोड़ो अब इस नफरत को। अब वक्त आ गया है कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। तो ये कुछ मुस्लिम्स का कहना है कि अब हम जो उलेमा है हमारे, वो बीजेपी से हमको डराते हैं, उनको डराने धमकाते हैं, उससे उनके बहकावे में ना आए। और ये देखने की जरूरत है कि दरअसल आम मुसलमान का हित किस पक्ष में है। फिलहाल इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिवम त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शिवम जी आपका। और हमारे साथ राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राहुल लाल जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ अगर स्वीकार इस चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका लोकस स्टैंडाई क्या है, कैसे ये तय किया जाएगा कि सारे मुसलमानों की आवाज वही है और मुसलमान पूरा इसमें पीड़ित प्रताड़ित हो रहा है, हम उसको पीड़ित प्रताड़ित नहीं होने देंगे। दरअसल हमको तो लगता है कि वही सबसे बड़े लाभार्थी हैं। निखिल, आपका ये बढ़िया सवाल है कि आखिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लॉ बोर्ड है क्या? आप इस लॉ बोर्ड के थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये किस मुसलमान की बात करते हैं कि जो 75 रुपये सिर्फ गुजारा भत्ता के लिए साहबानो सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उसको उसके जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 75 रुपये, सिर्फ मात्र 75 रुपये का गुजारा भत्ता दिया गया था, तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के कारण राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को बदल दिया था, इस फैसले को बदल दिया था। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन महिलाओं का रिप्रेजेंट करती है? क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक के मामले में आप देखिए कि देश के हजारों महिलाओं के जो एक तरह से आत्मनिर्भरता की, एक अपना स्वाभिमान का जो ये मौका मिला है मोदी गवर्नमेंट के फैसले के बाद, यहाँ ये सबसे पहला ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था जो इसके सरिया कानून के नाम पे देश में अलग अलग जगहों पे ये आंदोलन किया था। आज यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आड़ में ये सारे कांग्रेस पार्टी से लेके और जो आप महागठबंधन की आप देख रहे थे कि ये स्पॉन्सर्ड बाय आरजेडी, इलेक्शन के समय में जो उन्होंने एक लगाया था कांग्रेस पार्टी और एक बैनर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, कि पटना में आप देख रहे थे कि उस जुलूस में किस तरह से आप तेजस्वी यादव और लालू यादव के बयान को देखिए। एक सवाल तो बनता है इसमें कि क्या ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने वाले सो कॉल्ड जो मौलाना है, क्या उनको पता है कि इस वक्फ बोर्ड में उनके खानदानों के, उनके लोगों को कितनी जमीनें दान दी गई है? अगर ये अल्लाह का दिया हुआ दान है, वक्फ का है, तो कितने लोग हैं जो इस वक्फ में दान दिए हुए हैं? और वो जमीनें जो है वो भी आप देख लीजिए कि 2009 तक जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन थी, 2013 में यूजर्स क्लॉज लगाने के बाद 2009 और 2013 के बीच में वो वक्फ की जमीन 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन होती है। इतने बड़े जमीन का एक कारोबारी बनना, एक बोर्ड बनना, आप समझ लीजिए कि आप के यहां रेलवे के बाद
और ये इसके बाद जो है ये तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रियल एस्टेट किसी के पास है डिफेंस के बाद तो ये वक्फ की है, और उसका मैनेजमेंट कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि इन वर्षों में जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में आई थी कि वक्फ का फायदा गरीब मुसलमानों महिलाओं को नहीं मिलता है, इसके जो होने वाले जो राजस्व हैं उनका सही से उपयोग नहीं होता है। तो सरकार का काम क्या है कि अगर किसी ने वक्फ बोर्ड का बिल पास कराया, अधिनियम बनाया पार्लियामेंट में, वही पार्लियामेंट अगर इसकी जांच की है, वही पार्लियामेंट इन शिकायतों को लेके जेपीसी बनाई, और आज अगर संसद में की चर्चा में आने वाली है तो इसको लेके उलेमा क्यों उतावले हैं, ये बात तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, उलेमा क्यों उतावले हैं, ये एक बड़ा सवाल है राहुल लाल। उलेमा उतावले हैं और उतावली कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो भी दिखती है। ये उतावलीपन सिर्फ क्या इसलिए है कि लगता है कि बीजेपी या एनडीए की सरकार चूंकि ये बिल लेकर आई है, संशोधन है, तो उसका विरोध करना है, और विरोध करेंगे तो तुष्टीकरण करते हुए नजर आएंगे कम से कम मुस्लिम्स का। और ये भी समझने की जरूरत है कि क्या ये जो मौलाना है, उलेमा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या इनका तुष्टीकरण करने से मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो जाएगा, उनका कोई लाभ हो रहा है? तो देखिए, हमें लग रहा है कि वक्फ बोर्ड के मामले को हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से नहीं देख के उसको न्यूट्रल चश्मे से देखना चाहिए। 1954 में वक्फ बोर्ड का पूरा कानून आता है विस्तार से, उसमें 1995 में संशोधन होते हैं, लेकिन उस समय तक की व्यवस्थाएं बड़ी कमजोर थी, इसलिए 2013 में उस व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया, जिसको कहा जा रहा है कि यूजर बाय क्लाउज लगाने के बाद से बड़ी वक्फ की संपत्तियों में वृद्धि हो गई। इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि वक्फ की वो संपत्तियां थी, उसका जो है कि दस्तावेजीकरण नहीं हो सका था, लेकिन उन संपत्तियों को कहीं कहीं जो है कि छीना जा रहा था, तो उसको सुरक्षित किया जा रहा था। भारत में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहे, इसके लिए विपक्ष लगातार जो है सदैव प्रतिबद्ध होता है, और कहीं कहीं उसी अधिकार के ऊपर जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कुठाराघात हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी जेपीसी में, किस प्रकार से विपक्ष के तमाम सदस्यों के मामले की कोई सहमति लेने का प्रयास नहीं किया गया। किस तरह से मुस्लिमों के हितों पर कुठाराघात हो रहा था, आप ये बताइए। जब आपने कहा कि 2013 में उसको मजबूत कर लिया गया, 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ के पास आ गई, और जो आम मुसलमान हैं वो अभी भी हाशिए पर मौजूद रहे, और जो आपने कहा ना कि उनके हितों की बात कर रहे हैं, किसके हितों की बात कर रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलानाओं के हितों की बात कर रहे हैं, आम मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं? जो शाहबानो केस में 75 रुपए का अगर उनको हर्जाना मांगा जा रहा है या भत्ता मांगा जा रहा है, तो वो भी देने से पीछे हट गए। देखिए निखिल जी, अगर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति है वो संपत्ति है किसकी, जो एक तरह से मुस्लिमों ने दान दिया है, एक तरह से वही संपत्ति है उसमें। वो तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि 5000 साल पुराना शिव मंदिर, या 1500 साल, माफ कीजिएगा, 1500 साल पुराना शिव मंदिर, जब ये मुस्लिम धर्म आया भी नहीं था, उस पर भी उंगली रख दी वक्फ बोर्ड ने और कहा ये हमारा है। ठीक है, और तमाम सारी जमीनें, चाहे वो नालंदा की जमीन हो, दूसरी जगहों की जमीन हो, जो जिस पर समझ में आया उस पर उंगली रख दी और कहा हमारा है, और आप ही जो है उसके सुनवाई भी आप करेंगे, फैसला भी आप करेंगे। तो अगर संशोधन हो रहा है, और मजे की बात यह है, जो आप बात बता रहे हैं, मुझे लगता है कि दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि जो 90,000 जो केसेस इसमें पेंडिंग है ट्राइब्यूनल में, उसमें ज्यादा मुस्लिमों की जमीन ही कब्जा कर रही है वक्फ बोर्ड। मैं कह रहा हूं कि देखिए, कुछ जगह पे गड़बड़ियां हो सकती हैं, उन गड़बड़ियों से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन निखिल जी ट्राइब्यूनल्स भी बने हुए हैं, ट्राइब्यूनल संवैधानिक सर्वोच्च हैं। अगर ठीक है, इस बात का जवाब निखिल जी एक पंक्ति कह रहा हूं, अगर ट्राइब्यूनल्स में मामले फंसे हुए हैं तो देखिए ट्राइब्यूनल्स को मजबूत कीजिए, लेकिन 2013 के कानून में संशोधन करने की जरूरत कहां आ रही है? ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं शिवम त्यागी से। 2013 के कानून में संशोधन करने की जरूरत कहां से आ गई? शिवम त्यागी, आपने सुना राहुल लाल को। 2013 में खासतौर पर अगर मैं बात करूं, 14 अगस्त की बात होगी, 2014 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद से जब चेंजेस हुए और तमाम तरह की चीजें हुई, एक रात को एक स्पेशल कैबिनेट नोट निकलता है। आप सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, कहिए। एक स्पेशल कैबिनेट नोट निकलता है विद द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और रातों रात उसको अप्लाई करके अगले दिन उसके ऊपर जो है नोटिस निकाल दिया जाता है। 123 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट की थी, जिनकी वैल्यू शायद हजारों करोड़ होगी, जहां पर आपका ऑफिस है, ऐसी 123 प्रॉपर्टीज को रातों रात वक्फ के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे बस ये बताइए इसके पीछे कौन सा क्लॉज है?
अब यहां पर खास तौर पर अभी राहुल लाल जी ने कहा कि यहां पर मुस्लिमों को बहुत दबाया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। एक तरफ कह रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, दूसरी तरफ सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन उनके ऊपर है। दोनों ही बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कोई सेंस है इस बात का? कमाल बात हो गई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास मथुरा जो मंदिर है जिसको तोड़कर फिर ईदगाह बनाया गया, उसको बाय डिफॉल्ट वक्फ ट्रांसफर कर दिया गया। सेक्शन 40 के तहत अगर कोई दान करने वाला यानी कि डोनर जो है वो आता भी नहीं है, वो आगे भी बढ़ के नहीं आता, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई डोनर भी नहीं है, बावजूद उसको वक्फ क्लेम कर लेता है और वो वक्फ के नाम ट्रांसफर हो जाती है। मतलब देने वाले को पता नहीं है कि उसने दिया है, लेने वाले ने कह दिया ये तो मेरा है। गजब बात हो गई। कोई सेंस है क्या इस बात का? अब आगे आते हैं। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहना चाहता हूं। यहां पर बहुत साफ चीज है, जिस तरीके से वक्फ ने, मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, खास तौर पर मुस्लिमों के राइट्स पर भी एक तरह का आतंक मचाया, ये अपने आप में बुरा हाल है। अब आप जो 1500 साल पुराने गांव की बात कर रहे हैं वो तो है ही है। मैं अपने यहां पर कम से कम मेरठ में आपको ऐसी 22 प्रॉपर्टीज चिन्हित करके दे सकता हूं जो मुस्लिमों की थी, जो छोटे छोटे घर थे उनको वक्फ ने क्लेम किया। अब उसके बाद जाते रहिए ट्राइब्यूनल में। एक छोटा परिवार है जिसके 2 4 5 बच्चे हैं, वो दिन रात सुबह शाम अपनी गुजारी करके खाना खाता है, अपना घर चलाता है, वक्फ उस पर क्लेम करता रहिए। ट्राइब्यूनल में जाकर आप करते रहिए प्रूफ। आपके पास इतनी संपत्तियां हैं क्या? और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये प्रिविलेज मिले क्यों? बताइए मुझे, इस देश में कौन से मंदिर बोर्ड के पास जो है हिंदुस्तान की सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है? ये हमें कहा जा रहा है ना कि हम बहुसंख्यक हैं यहां पर। बताइए हिंदुस्तान के कौन से मंदिर में, कौन से श्राइन बोर्ड के पास, कौन से एक धार्मिक संस्थान के पास, सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन है? अगर अत्याचार हम कर रहे हैं तो जमीनें हमारे पास सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। अत्याचार वो कर रहे हैं जिनके पास 2013 से पहले, बिल्कुल ठीक बात है, 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन थी और 2013 तक आते आते वो जो है 13 लाख हेक्टेयर हो गई, 9 लाख हेक्टेयर हो गई। और ऑन टॉप ऑफ दैट यहां पर राहुल लाल कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनका ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, मतलब 3 गुना जमीन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। कुछ तो तर्क रखिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में लगातार चीज का तर्क है शिवम जी। क्या था? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब मैंने बड़ा ध्यान से सुना, आप कह रहे तर्क नहीं, मैंने तर्क के साथ ही चीजों को रखा है। आप सोच कर आप हिंदू समझ से तुलना कर रहे हैं। करके बात करते हैं, लड़ते नहीं है, एक एक करके बात करते हैं। राहुल जी बिल्कुल, मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा। 10 सेकंड मैं बोल देता हूं, फिर आप बोलेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के पास मैं मान सकता हूं चलिए 500 बीघा जमीन होगी। उस 500 में से मैं मानता हूं कि चलिए खेती की तो सारी जमीन की बाय डिफॉल्ट ही आज के जमाने में जो है पक्की चीजें होती है, खसरा कतौनी फरद होती है। गांव की जमीनों में, घरों में जरूर होता था कि वहां पर उनके कोई पेपर्स नहीं होते थे। दुनिया में कोई केस ऐसा सुना है हिंदुस्तान में आपने कि किसी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास उसके कागजों का इतिहास ही नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? मतलब मालिक कोई नहीं पता, मेरे पास 9 लाख हेक्टेयर जमीन है। ऐसी ये शिवम जी उत्तर तो सुन लीजिए, बड़ा सही तर्क रखा है आपने। देखिए, आपने कहा कि हिंदुओं की संख्या अधिक है और संपत्ति वक्फ के ज्यादा है। अब देखिए, हिंदुओं की संख्या अधिक है, लेकिन अगर हम लोगों ने वक्फ जैसी कोई एक संस्था का निर्माण नहीं किया है, कोई अगर एक जगह एक अलग अलग मंदिरों के अलग अलग देश भर में ट्रस्ट बने हुए हैं, उनमें जो है कि जमीनें बिक्री हुई हैं, कोई व्यक्ति यहां पर अगर किसी के पास उत्तराधिकार की चीजें तय नहीं है, उनमें तो उत्तराधिकार का भी मामला तय नहीं हो रहा है, तो वो जो है राहुल लाल जी दान दे रहे हैं। राहुल लाल जी आप टाइम पास कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट्स देता हूं, आप शिवम से पूछ सकते हैं। विनोद जी, मैं तो केवल एक ही चीज कह रहा हूं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे राहुल लाल। आपको मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, मैं अभी आपको केरल हाईकोर्ट का एक फैसला सुना आपको बताता हूं। केरल हाईकोर्ट में मुनंबम के 600 किसान पीड़ित किसानों को लेकर केरल सरकार ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, ये जमीन कब्जाए हुए जमीन के खिलाफ में जब जुडिशियल कमीशन बनाया था, अभी की बात कर रहा हूं, 4 दिन 5 दिन पहले की बात है, तो केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जुडिशियल कमीशन को रिजेक्ट कर दिया, यह कहते हुए कि ये पार्लियामेंट से पास जो वक्फ अधिनियम है उसमें ट्रिब्यूनल के अलावा कोई कोर्ट सुन ही नहीं सकता। ये सेकुलर हिंदुस्तान में ये पहला कानून है जो, सुनिए आप, सेकुलर हिंदुस्तान में यह पहला कानून है जिसमें जो पीड़ित हैं उसकी सुनवाई कोई कोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ वक्फ बोर्ड ही करेगा। हाँ। लूटा भी उसी ने, कब्जा भी किया उसी ने, वही सुनवाई करेगा। क्या बकवास तर्क है आपका? सुनिए तो सही, मैं आपको तर्क दे रहा हूं। अभी ओवैसी ने कहा है कि अगर हमें वक्फ की सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, और ओवैसी कहते हैं कि अगर ये कागज की बात होगी, पेपर देने की बात होगी, तो यूपी की हमारी सारी जमीनें छीन जाएगी।
तो भैया तुमने फ्रॉड किया है, किसी ने तुम्हें वक्त में दाम नहीं दिया। पूरे संभल के इलाके में आपको शिवम जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, किसने दाम दिया, किसी का आता पता नहीं है। पूरा संभल का इलाका आपने सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जमीन पर पंजाब में चले जाओ, जो 4% मुस्लिम है और सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ की पंजाब में है। ये क्या तर्क है यार? नालंदा की बात है कि आप 1500 साल पहले जगह पे निखिल, मैं शिवम जी को बताता हूं कि एक जगह आपने इस वक्फ बोर्ड, कितनी बेईमानी है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बात करते हैं, उनकी बात के लिए आप सोचिए कि जो आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये समझने की बात है कि उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विवादित ढांचे जो अयोध्या में टूटा, तो नरसिंह राव के दबाव देके उसने ये वर्शिप एक्ट ले आया कि किसी भी 1947 से पहले की किसी भूमि पे आप बात नहीं कर सकते। लेकिन वक्त में आपके पास में ये कानून है कि आप जहां चाहे हाथ रख दे तो आपकी ये जमीन हो जाती है। जी, ये चीज बेईमानी जो है, ये बात शिवम जी से पूछिए। ठीक है, बिल्कुल, तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुजरिम। मुझे मालूम था कसूर मेरा ही निकलेगा। अब आप जाएंगे जिसके सामने, जिसने आपकी जमीन कब्जाई, नहीं सुनिए, जिसने आपकी जमीन कब्जाई, आप उन्हीं के पास जाके खड़े होंगे कागज लेके कि जी हमारी जमीन दे दीजिए। क्यों दे देंगे? 1500 साल पहले जब इस्लाम धर्म आया नहीं था, उस समय के मंदिर पर आप हाथ रख रहे हैं, आप नालंदा की जमीनों पर हाथ रख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से पूरे संभल में सारा मामला छाया रहा। तो मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं राहुल लाल जी, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। और शिवम त्यागी, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सारा मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आज भी जो अभी अपने इसमें दिखाया था अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह से पटना में एक रैली चल रही है और उसको समर्थन देने के लिए लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पहुंच गई है। कांग्रेस तो समर्थन दे ही रही है। इससे कैसे पार पाएंगे, कैसे समझाएंगे कि यह दरअसल आम मुसलमानों के हित में है? उत्तर प्रदेश में 1952 के बाद से सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। वहां पर एक कमेटी का गठन हुआ है जो इसी वक्फ की प्रॉपर्टीज को खास तौर पर देख रही है। वक्फ की उत्तर प्रदेश में 13,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 9,000 हेक्टेयर जमीन, आप सरप्राइज होंगे, 9,000 हेक्टेयर जमीन के करीब जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो वक्फ की जमीन है ही नहीं। और उसमें से उस 9,000 हेक्टेयर में से ज्यादातर जमीन सरकार की है। पिछली सरकारों ने वक्फ पर जिस तरीके से अपना अचूक प्रेम दिखाया, मैं फिर से वही कह रहा हूं, चुनाव से 2 महीने पहले अगर दिल्ली में एक सरकार एक वक्फ को जो है 123 प्रॉपर्टी दे सकती है जिसकी हजारों लाखों करोड़ पता नहीं कितनी वैल्यू होगी, तो सोचिए राज्य सरकारें जो पूरे की पूरी MY समीकरण मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही चलती थी, उन्होंने किस तरीके से हाल किए होंगे। उस 9,000 एकड़ जमीन के जब पेपर चेक किए जा रहे हैं तो उसमें से पता चल रहा है 13,000 में से जो 9,000 है कि वो सरकार की जमीन है। ना रेवेन्यू रिकॉर्ड खंगाल के, हमारा देश इतना भी वो नहीं है भाई। 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, 75 साल से ज्यादा हम आजादी में आ चुके हैं। क्या लगता है कि आपके पास आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं है? जिस आदमी ने वक्फ किया है उसके नाम, डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल्स चाहिए, आप जाकर बता दीजिए। अगर बेईमानी नहीं है तो दिक्कत क्या है भाई? और ऐसे तो कितने एग्जाम्पल्स आए दिन दिखाई देते हैं। मैं मानता हूं कि कोई तुक नहीं है, और इस देश ने नया देखा ही है। अभी तो शुक्र मानिए प्रयागराज में जिस तरीके से कुंभ लगा, कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया था। शुक्र मानिए भाजपा की सरकार है, कोई और सरकार होती तो कहती हाँ वक्फ की जमीन है, दे दो, वक्फ को कर दो ट्रांसफर। ऐसा हुआ नहीं है क्या इस देश में? मैं मानता हूं इस तरीके से इस देश में लोकतांत्रिक देश में कोई भी चलेगा, लोकतंत्र से, कानून से चलेगा। कोई भी राहुल लाल जी बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो वक्फ हो या कोई और। जी बिल्कुल राहुल लाल जी, दरअसल मुझको लगता है कि इसमें एक पैनल में चर्चा के लिए जब हम आए हैं, जुटे हैं, तो और आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, तो आपको लगता है कि शायद इसमें विरोध करके ही हम अपना पक्ष रख पाएंगे। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जिस तरह से 3 तलाक कानून का भी, आपको याद होगा कि शुरू में मौलानाओं ने, उलेमाओं ने, सभी ने इसका विरोध किया था और बाद में दरअसल ये समझ में आता है कि मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में है। इसी तरह से ये बड़ा प्रोग्रेसिव बिल है और इसको समझने की जरूरत है कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल मुसलमानों के, गरीब पसमानदा मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। इसलिए कम से कम इस बात पर जागरूक करने की जरूरत है आम मुसलमानों को कि दरअसल ये सारे लोग जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो आपका हक मार रहे हैं। खास मेहमानों का, आप सभी का, शिवम त्यागी जी आपका, राहुल लाल जी, हमारे पास समय आज बस इतना ही है। विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया।